हेलो बच्चों, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं रोटेशन थ्योरम। तो रोटेशन थ्योरम स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स, कुछ बातें जो आप मुझे याद दिलाएंगे। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप यूलर्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, चलिए बताइए। इसका मॉड्यूलस और ई पावर आई थीटा जो कि उसका आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक, बहुत अच्छे। चलो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। अगर मैंने आयोटा ये कहा आपको, तो आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, ई पावर आई, इसका आर्ग्यूमेंट होता है सर पाई बाय 2। अच्छा, कितने लोगों को याद है सर आयोटा यहाँ होता है और आर्ग्यूमेंट हम तो बहुत बार कर चुके। तो दिस इज 90। ओके, मतलब आयोटा को हम अब से ई पावर आई पाई बाय 2 लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर मैं माइनस आयोटा कहूँ आपको, तो ये क्या होगा, ई पावर आई माइनस आई पाई बाय 2, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाय 2 नीचे होता है सर ये। ठीक है, तो ऐसे और अब थर्ड हम देखें, अगर मुझे ओमेगा के बारे में पता करना हो, तो ओमेगा आप लोगों को याद है, ओमेगा होता है माइनस हाफ प्लस आई रूट 3/2। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला है ये। तो आपको ये बात भी याद होगी कि सर ये यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन जो है एंगल वो 2π/3 होता है। तो ओमेगा इज नथिंग बट 1 इंटू ई पावर आई 2π/3। तो ओमेगा इज नथिंग बट ई पावर आई 2π/3। ठीक है, तो अब से अगर आप ओमेगा कह रहे हो मतलब क्या हो गया, ई पावर आई 2π/3। फोर्थ, अगर ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो वो नीचे होता है सर, यहाँ पे आता है, आपको याद है वो भी। तो ये ई पावर माइनस आई 2π/3। अच्छा सर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, इसको ई पावर आई 2π/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या किया मैंने, तो ओमेगा का स्क्वायर है सर ये, ओमेगा का स्क्वायर, यस। ई पावर आई 4π/3 भी लिख सकते हैं सर। तो इन में से कौन सा, तो ये हमने क्या किया है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में लिखा है ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में। और ये हमारा ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर जो है पॉजिटिव एंगल के टर्म्स में लेकर लिया हमने, दैट इज 4π/3 एंगल। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है, दोनों भी करेक्ट है। ठीक है, बस प्रायोरिटी आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट को दोगे। बट अगर कभी आपको ई पावर आई 4π/3 दिखा तो आपको समझ जाना है कि ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, ये सारी बातें हमें यूज होने वाली हैं इस टॉपिक में, इसलिए मैं पहले आज चाहता हूं कि आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। ठीक, ओके सर, चलो नोट कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है रोटेशन। 3 केसेस में बात करने वाले आज हम। ठीक, तो चलो स्टार्ट करें। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। बस आप पहले 5-7 मिनट कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से समझ लीजिए कि अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हो फिर एग्जाम्पल्स में। तो केस 1 यहाँ पे देख, केस 1 ऐसा है कि मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z2। चलो बात करें क्या है z1 z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, अबाउट ओरिजिन हो रहा है सारा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये z1 है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z2 है, और इनके बीच में एंगल अल्फा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बेसिकली ये z1 को हमने रोटेट किया अल्फा से और हम z2 पे पहुंचे, और कौन से डायरेक्शन में रोटेट किया सर, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। यस, कह सकते हैं सर। अच्छा, मुझे z1 को लिखना है ना बच्चों, यूलर्स फॉर्म में लिखना है। तो z1 इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड आएगा e पावर i, इसका आर्ग्यूमेंट कितना है सर, ये होता है आर्ग्यूमेंट, ये एंगल तो पता नहीं है, तो अभी के लिए थीटा ले लेते हैं, e पावर i थीटा। ठीक है, कुछ तो होगा ना वो, तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, थीटा। वैसे z2 अगर मुझे लिखना है तो z2 क्या होगा, उसका मॉड्यूलस और e पावर i। z2 का आर्गुमेंट कितना है फटाफट बताइए, z2 का आर्गुमेंट ये होगा सर, कितना, ये। ओके, और ये कितना एंगल है, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब कितने लोग ये समझते हैं सर कि मैं मॉड ऑफ z2 e पावर, इसको i थीटा इंटू e पावर i अल्फा लिख सकता हूँ। इंटू कैसे आया सर, राइट, एडिशन है ना यहाँ पे, लॉ ऑफ इंडाइसिस, एडिशन है, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऑब्जर्व करो है ना, ये z2 कॉम्प्लेक्स है मेरे z1, लेट अस डिवाइड देम। अगर मैं z2 अपॉन z1 करता हूं तो ये क्या होगा, z2 का मैग्नीट्यूड e पावर i थीटा e पावर i अल्फा, कहां था ये, यहाँ पे आया हुआ है। फिर z1 जो है वो क्या आया है, मॉड ऑफ z1 e पावर i थीटा। ठीक है, अब हमारा जो हम केस 1 की बात कर रहे थे, है ना, ये केस 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये कट हो जाएगा, ठीक है, और ये भी इक्वल है तो ये भी कट हो जाएगा। तो therefore what do I get is z2 by z1 is e power i alpha। ठीक है, e power i alpha, इस तरह का हमें रिलेशन मिला है। तो z2 is equal to z1 e power i alpha। ये रोटेशन थ्योरम है कि अगर एक पॉइंट आपको पता हो और पता हो कुछ डायरेक्शन में आपने घुमाया है, कुछ एंगल से आपने रोटेट किया है, तो यू कैन फाइंड द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर और नेक्स्ट पॉइंट। लेट अस ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। तो आपको अगर a पॉइंट दिया है तो आप b पॉइंट का लोकेशन जो है वो बता सकते हो। राइट, रोटेशन थ्योरम आपको ऐसी हेल्प करता है। ठीक, अच्छा, ये अल्फा पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि अल्फा का जो डायरेक्शन था वो क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर इस सिचुएशन को आप इस तरह लिखना चाहते, इस तरह लिखना चाहते, तो आपको पता है ये कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब लेकिन इस बार फाइनल आंसर क्या हुआ, z1 हुआ। तो ये ऐसे आता है आपका z1 by z2 e पावर माइनस i अल्फा।
ठीक है, हमेशा हम कहाँ पहुंच रहे हैं वो देखना पड़ेगा। तो ये दिस इज टर्मिनल और फाइनल, ठीक है। तो फाइनल आर्म, इनिशियल आर्म, तो ऊपर हमेशा आपने देखा ना कैसे कि फाइनल वाला हमेशा ऊपर, राइट, टर्मिनल जो इनिशियल है वो हमारा नीचे, ठीक है। तो फाइनल इनिशियल इस तरह कुछ बात होगी, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे समझते हैं। नहीं, केस 1 हो गया, ठीक। चलिए एक और केस लेते हैं, केस 2। केस 2 में लेट अस से मॉड्यूलस आर नॉट इक्वल, मतलब ये कि हमारा पहला जो Z1 है वो ऐसा यहाँ पे है और Z2 कहीं यहाँ पे है। इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो है, इन दोनों के जो मॉड्यूलस है अबाउट ओरिजिन, राइट, वो इक्वल नहीं है, ठीक, ओके। तो अब ये A और B, और अगेन वही बात की हमने कि अल्फा से आपने रोटेट किया, ऐसी बात होगी। अब सेम तरीके से सारी बातें करेंगे, राइट। तो Z1 को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 e पावर i थीटा, Z2 को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z2 e पावर i थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि आर्गुमेंट ये थीटा लिया हमने तो पूरा थीटा प्लस अल्फा होगा, सिमिलर वे में जैसे यहाँ किया था। अगेन रेशियो ले लिया, तो Z2 by Z1 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 e पावर i थीटा e पावर i अल्फा, और इसका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 e पावर i थीटा। इस बार सिर्फ e पावर i थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट इज Z2 by Z1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z1 e पावर i अल्फा। यहाँ अल्फा पॉजिटिव क्यों रहा है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था। हाँ, तो अगेन आपने नोट किया कि सर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज था, तो फिर से वही बात, अगर क्लॉकवाइज होता तो सर माइनस अल्फा हो जाता, राइट। हमारा वो सेंस ऑफ रोटेशन वाला किस्सा हमें पता है, बट यहाँ पे क्या आया, इसका मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 भी आया है, और नोटिस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं आया था सर, क्यों, क्योंकि वो कट हो गया था, यहाँ मैग्नीट्यूड इक्वल थे, ठीक। तो रोटेशन थ्योरम में हमेशा देखो ऊपर क्या आया है, हम कहाँ पहुंच रहे हैं, हमारा टर्मिनल आर्म, हमारा फाइनल आर्म, ठीक है, हमारा फाइनल आर्म हमेशा ऊपर आया, नीचे क्या है हमारा इनिशियल आर्म, ठीक है। और फिर इट इज इक्वल टू, फॉर्म देखिए, मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 e पावर i अल्फा, ठीक है। आपने नोटिस किया यहाँ पे दोनों ही बार मैंने ओरिजिन के अराउंड रोटेट किया, यहाँ पे भी ओरिजिन था स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे भी ओरिजिन था स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं अब केस 3 लूंगा जहाँ पे ओरिजिन मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। और आप बताओगे मुझे इसका आंसर, ठीक है बच्चों, एकदम क्लियरली बताना है आपको मुझे कि कैसे ये एंगल बनाएंगे हम लोग, कैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे हम लोग। तो केस 3, राइट, तो इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट ओरिजिन, इज नॉट ओरिजिन, ठीक है, ओके सर। तो ये x एक्सिस y एक्सिस ये तो हमने बना लिया, बट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अब Z1 है, ठीक है, ओके। ये कोई Z2 और ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे Z3 है। अगेन ये एंगल अल्फा एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसे करेंगे सर, सबसे पहली बात आप अबाउट Z1 कर रहे हैं, किसके अबाउट कर रहे हैं, Z1। जैसे ये A B और C पॉइंट है, तो अबाउट B पॉइंट विच इज अबाउट Z1, है ना। सबसे पहली बात आप किसके अबाउट कर रहे हैं, Z1 के। अच्छा, सेकंड बात, टर्मिनल आर्म कौन सा है, फाइनल आर्म कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो ये टर्मिनल है, ये फाइनल है, ओके। इनिशियल आर्म कौन सा है, स्टार्टिंग वाला, ये वाला। सर कैसे समझ में आया, देखो कहां से चालू हो रहा है, कहां एंड हो रहा है, एंगल एंटी क्लॉकवाइज में अल्फा, ओके। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको लिखना होता है टर्मिनल आर्म, तो टर्मिनल आर्म इज Z3 माइनस Z1 डिवाइड बाय इनिशियल आर्म Z2 माइनस Z1, ठीक है, इज इक्वल टू इनके मैग्नीट्यूड्स Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 e पावर i। एंगल एंटी क्लॉकवाइज में है, तो देयरफॉर अल्फा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा सर, अल्फा पॉजिटिव आएगा। तो ये हमने लिख लिया, है ना। ऐसे हम एक्सप्रेस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है, इस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं। देखो बहुत ही पावरफुल चीज है ना, बहुत ज्यादा यूज होगी हमें, हम देखेंगे अभी एग्जांपल्स में भी कि इस तरह यूज होने वाला है ये। बट अंडरस्टैंड द थ्योरी हियर, है ना, क्या है ये, किस तरह का रोटेशन है सर। ये सब ये वेक्टर की तरह है, आप समझ रहे हो, क्योंकि आप Z3 माइनस Z1 लिख रहे हो, अगर आपको याद हो तो C माइनस B ये सब वेक्टर्स में करते थे, बहुत सिमिलर है वेक्टर के, है ना। आप इसको वेक्टर से कनेक्ट करते हुए चल सकते हो अगर आपने वेक्टर पढ़ा है। अदरवाइज आप यहाँ पे भी देखो कि हमेशा टर्मिनल आर्म तो Z3 माइनस Z1, राइट, अबाउट Z1 है तो ये माइनस Z1 हो रहा है। फिर वैसे ही इनिशियल आर्म Z2 माइनस Z1, इनका रेशियो, फिर उन्हीं का मैग्नीट्यूड e पावर i अल्फा, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज है। चलो लेटेस्ट से मैं इसी को और एक फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, है ना, ये वाला एंगल इसके फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, इसके। अच्छा बेटा ये अल्फा है, तो ये जो ब्लू में लिख रहा हूँ ये क्या होगा, 2 पाई माइनस अल्फा होगा, ठीक है, 2 पाई माइनस अल्फा होगा, करेक्ट, ये जो एंगल है, ओके। और ये कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज में है, ठीक है, क्लॉकवाइज में। चलो इसको लिख के दिखाते हैं। तो बच्चों इस वाले एंगल के फॉर्म में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना चाह रहे हैं। अगेन इनिशियल आर्म तो यही है, फाइनल आर्म तो यही है। जस्ट नोटिस हमने स्टार्ट कहाँ से किया, ये ए बी से किया है ना, तो हमारा इनिशियल आर्म अभी भी, इनिशियल आर्म दोनों केस में सेम ही रहा है, ए बी, ठीक है। और टर्मिनल आर्म देखोगे आप, तो टर्मिनल आर्म हमारा दोनों ही केस में क्या रहा है, जहां हम पहुंच रहे हैं, दैट इज बी सी, ठीक है। तो हमने लिखने का तरीका क्या है, टर्मिनल आर्म विच इज Z3 माइनस Z1 अपॉन इनिशियल आर्म विच इज Z2 माइनस Z1
इज इक्वल टू, यहाँ पे उनके मॉड्यूलस आएंगे Z3 माइनस Z1 और नीचे आएगा Z2 माइनस Z1 e पावर माइनस आई। समझे आप? माइनस आई क्यों आया सर? क्लॉकवाइज। और एंगल कितना है? 2 पाई माइनस अल्फा। जो भी एंगल है वो तो वैसे ही रखोगे, सिर्फ ये क्लॉकवाइज के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है ना बच्चों? अच्छे से नोटिस करिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये पॉजिटिव आया है जो भी होगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो 2 पाई माइनस अल्फा का ही एंगल है ये, राइट? बट यहाँ पे माइनस आ जाएगा साथ में बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। चलिए बच्चों, दो एग्जांपल्स ट्राई करते हैं ना अभी तक जो पढ़ा उस पर। तो ये एग्जांपल्स क्या कह रहे हैं? पहला कह रहा है इफ अ पॉइंट P, थोड़ा सा साथ साथ में हम लोग यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते हैं, ठीक है? पॉइंट P है विच इज 5,6, ठीक, इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 90, ठीक है? तो ये अभी OP है और ये 90 डिग्री से रोटेट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा ये OQ। एंटी क्लॉकवाइज वो देख लिया था हमने, तो ये सर एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री है, ओके, ठीक है? अबाउट ओरिजिन सही किया मैंने, ड्रॉ अबाउट ओरिजिन बोला गया है। सो फाइंड द न्यू पोजीशन, मतलब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ओके? वैसे चाहो आप तो विदाउट ये कॉम्प्लेक्स नंबर यूज किए भी आप कर सकते हो यूजिंग सम ज्योमेट्री, ठीक है? लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाऊंगा। तो P जो है इस पे लेटर से Z1 है, तो Z1 विल बी 5 प्लस 6 है ना, यहाँ पे Z1 है और मुझे Z2 निकालना है, तो Z2 इज माय फाइनल, है ना? देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको अभी रोटेशन के कॉन्सेप्ट से। सर सेम आर्म रोटेट हुआ है तो केस कैसे हो गया कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z2, क्योंकि इसी को रोटेट किया है आपने, तो मॉड्यूलस बदलेगा क्या? नहीं, सेम वेक्टर को रोटेट किया है आपने, राइट? सेम रे को रोटेट किया है आपने, इसका मतलब मॉड्यूलस इक्वल है। अगर मॉड्यूलस इक्वल है तो आई नो सर ये पहले केस वाली बात होगी, और क्या हो जाएगा ये? तो सर ये होगा फाइनल क्या है? Z2 वाला है, इनिशियल क्या है? Z1 वाला है, अबाउट ओरिजिन है, तो द Z2 बाय Z1 इज इक्वल टू e पावर i अल्फा, राइट? क्यों अल्फा पॉजिटिव है? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है सर। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। इतना आपको बनाते आना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब मुझे Z2 चाहिए ना, तो मुझे Z2 इज इक्वल टू Z1 e पावर i पाई बाय 2, अल्फा एंगल जो है वो पाई बाय 2 है। अच्छा सर, अब Z1 क्या है? 5 प्लस 6 है। कितने लोगों को याद है e पावर i पाई बाय 2 क्या है? e पावर i पाई बाय 2 पता है सर हमें, क्या है? आयोटा, है ना? हमने स्टार्टिंग में बात की थी, अगर नहीं पता हो तो आप निकाल सकते हो। कैसे? e पावर i पाई बाय 2 इज नथिंग बट cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस i sin ऑफ पाई बाय 2 एंड यू कैन सी दिस इज i, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 5i माइनस 6 हो जाएगा, i स्क्वायर माइनस 1, दिस इज माइनस 6 प्लस 5i, मतलब ये जो q का पोजीशन है ये क्या हो जाता है? माइनस 6,5 हो जाता है सर। तो दस द न्यू पोजीशन इज माइनस 6,5। बच्चों इतना सिंपल है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस आप थोड़ा प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है? तो देखो क्या क्या किया हमने, एक P पॉइंट दिया था, इसको रोटेट किया हमने, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अबाउट ओरिजिन, ठीक है? तो नए पोजीशन पे पहुंच गए। तो बस हमारा तरीका क्या है कि सर फाइनल आर्म क्या है, इनिशियल आर्म क्या है, और फिर इस तरह हम लिखेंगे, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए एक और एग्जाम्पल अटेम्प्ट करें, है ना? यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया है, आप करना चाहोगे? चलो स्टार्ट करो, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक? क्या होगा देखिएगा, है ना? अच्छे से लिखिएगा। सर इस बार 5,6 अबाउट क्या बोला गया? 1,0 एंगल 30 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना? हम ड्रॉ कर लेते हैं सारा, ठीक? अबाउट 1,0, तो 1,0 तो ये पॉइंट हुआ Q, दिस इज 1,0, 5,6 यहाँ पे हो गया कुछ, ठीक है? 5,6 P पॉइंट है। अब हमने रोटेट किया इसको 30 डिग्री, तो ये कुछ बनाया यहाँ पे, फिर इसका हमने 30 डिग्री से रोटेट हुआ, लेट अस ये R पे पहुंचा और हमें R के कोऑर्डिनेट्स पता करने, 30 अगेन डायरेक्शन में पता है सर। तो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट लाइक, ये हमने ले लिया Z1, ये हमने ले लिया Z2, ये हमने ले लिया Z3, ओके? फिर से मेरा पहला क्वेश्चन आपको ये कि मेरा टर्मिनल आर्म कौन सा है? टर्मिनल आर्म QR है, तो ये अबाउट Q हो रहा है, मतलब ये क्या होगा? Z3 माइनस Z1, ठीक है? आप समझिए इसको, QR है ना, टर्मिनल आर्म है मेरा, डिवाइड बाय इसका इनिशियल आर्म कौन सा है? इनिशियल आर्म है, राइट, वो P और Q, तो इसका मतलब ये क्या होगा? Z2 माइनस Z1। आपको ध्यान रखना है ना, Z1 माइनस Z2 नहीं लिखना है, Z2 माइनस Z1 अबाउट, और ये Q है तो ये ऐसे आएगा हमेशा, ठीक है? इट इज इक्वल टू इनके मैग्नीट्यूड, तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ठीक है? मैग्नीट्यूड भी वही आएंगे, e पावर i पाई बाय 6, ठीक है? पाई बाय 6, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, ठीक है बेटा? e पावर i पाई बाय 6, अगेन एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव हो गया, बहुत अच्छे, बस हो गया। अब सेम वेक्टर को रोटेट किया मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो कट हो गए, तो देयरफॉर आई कैन से Z3 माइनस Z1, ठीक है, इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 इनटू e पावर i पाई बाय 6, है ना? ये उधर चला गया, ये कैंसिल और ये उधर चला गया, तो Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1, ठीक है? तो अब देखिए आप इन दोनों को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे, तो Z2 जो है वो P पॉइंट पे है, तो 5 प्लस 6i, ठीक है?
तो Z2 क्या हुआ है 5 प्लस 6i हो गया है सर। Z1 को आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा 1 प्लस 0i, ठीक, जिसको हम सिर्फ सिंपली 1 ही लिखेंगे अब से। तो अब ये क्या हो गया सर, दिस इज 5 प्लस 6i, ठीक है, माइनस 1 e पावर i पाई बाई 6। तो ये तो हो गया अंदर में 4 प्लस 6i, ठीक है, और ये e पावर i पाई बाई 6 को कहना है राइट कॉस ऑफ पाई बाई 6 प्लस i साइन ऑफ पाई बाई 6। हमें तो पूरा पोजीशन चाहिए ना, ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। यहाँ से 2 कॉमन निकाला हमने तो 2 प्लस 3i, और यहाँ पे आप देखो cos पाई बाई 6 क्या होता है सर, √3/2 प्लस आयोटा 1/2, ठीक है, ऐसे हो गया। अब ये 2 2 2 सबसे कैंसिल कर दिया हमने, 2 प्लस 3i इंटू √3 प्लस i, है ना, इसको सॉल्व करना होगा हमें, और ये है Z3 माइनस Z1। हम क्या ढूंढने आए हैं, हम Z3 ढूंढने आए हैं बच्चों। ओके, बहुत सही चल रहा है, सारा एकदम मस्त बराबर कर रहे हैं हम। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा ये 2√3, आप पूरा मल्टीप्लाई करिए इसको, ठीक है, फिर बाद में प्लस 2i प्लस 3√3i, ओके, और माइनस 3, ऐसी बात हो जाएगी, और ये है Z3 माइनस Z1, ठीक। अब आगे की जो स्टेप्स है ना, हम यहाँ पे Z3 निकालने आए थे, तो Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप रियल पार्ट देखिए क्या क्या हो गया 2√3 माइनस 3, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे ये इसमें भी आयोटा निकालेंगे आप बाहर, तो 2 प्लस 3√3 हो जाएगा। ओके सर, हमें तो Z3 चाहिए था, तो Z1 को यहाँ पुट कर दो, तो Z3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2√3 माइनस 3 प्लस आयोटा 2 प्लस 3√3। ये 1 उधर जाएगा और किससे ऐड होगा, ये सिर्फ रियल पार्ट से, तो यहाँ पे आ गया Z3 इज इक्वल टू 2√3, ये ऐड हो जाएगा तो ये -2 बन जाएगा, ठीक है, प्लस आयोटा 2 प्लस 3√3, एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट वी हैव गॉट। मतलब ये R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर, 2√3 2√3 माइनस 2 2 प्लस 3√3, ठीक है, ऐसे ये कोऑर्डिनेट्स आ गए R के, ठीक। एक बार आप समझिए अच्छे से बात को ना, हम रिकैप करते क्या क्या किया। सर ऐसे दिया था हमें कि Q के अराउंड आप रोटेट करने वाले हो 5,6 को बाय 30 डिग्री 90 क्लॉकवाइज, तो आप R पे पहुंचोगे। तो लिखने का तरीका, आपको सबसे पहले लिखने का तरीका, ठीक है, हमारा फाइनल आर्म कौन सा है, ये हमारा फाइनल आर्म है, ठीक है, ये क्या है हमारा फाइनल आर्म है, तो Z3 माइनस Z1, इनिशियल आर्म क्या है Z2 माइनस Z1, तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, इन्हीं का मैग्नीट्यूड, और e पावर i एंगल कितना है पाई बाई 6, ठीक है, ये लिख लिया, मतलब आपने काम खत्म कर दिया है। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते देखिए स्टेप्स कैसी हो गई, कट हो गया, ये उधर चला गया, राइट। तो अब Z2 क्या है, तो Z2 इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने वो रखा यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 6 है। इधर में फिर ये क्या हो गया सर, इसको अपने cos प्लस i साइन में लिखा, ठीक है, विच इज √3/2 प्लस आयोटा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ i स्क्वायर आ रहा था उसको -3 कर दिया मैंने, ठीक है, एंड फिर निकाला हमने यहाँ से Z3, तो ये हो गया x कंपोनेंट, ये हो गया y कंपोनेंट ऑफ दैट पॉइंट R। इस तरह हमें कंप्लीटली आंसर तक लाना होता है। तो बच्चों दो बेसिक एग्जांपल्स देख लिए। नाउ बिफोर वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल, दो नोट करने हैं, खास खास नोट्स है ना, बार बार पूछने वाले नोट्स। पहला नोट है रिलेशन बिटवीन z एंड आयोटा टाइम z। ये z और आयोटा टाइम z क्या होता है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो मल्टीप्लीकेशन बाय i। इसका क्या मतलब है, अगर z को मैंने i से मल्टीप्लाई किया तो iz बन जाएगा, तो इनमें क्या रिलेशन है। चलिए फटाफट ध्यान देते हैं। अगर मैं z को r e पावर i थीटा कहता हूं, तो i इंटू z क्या हो जाएगा, i टाइम्स r e पावर i थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या आप i को, आयोटा को e पावर i पाई बाई 2 लिख सकते हो, यस सर, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। r तो आगे निकाल लिया आपने, और e पावर i पाई बाई 2 प्लस थीटा हो गया। तो ये जो iz है ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरह का। तो क्या आप समझते हैं इस बात को, देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये है क्या, कि अगर z1 यहाँ पे होता, z1 मतलब z, ठीक है, यहाँ होता कुछ एंगल थीटा पे, ये हो गया हमारा r e पावर i थीटा। अब एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिला है iz, उसका एंगल क्या है, उसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, r ही है, राइट, ये मैग्नीट्यूड r है, तो इसका भी iz का मैग्नीट्यूड उतना ही है, बट आर्ग्यूमेंट कितना हो गया सर, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब सर पाई बाई 2 ऐड करना पड़ेगा ना इसमें, तो ये हमारा i टाइम्स z होगा। तो नाउ कैन यू अंडरस्टैंड, व्हेनेवर आई मल्टीप्लाई बाय i, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन बाय i, ओके, मल्टीप्लिकेशन बाय i rotates the complex number, rotates the given complex number by pi by 2 in anti-clockwise direction, ना बच्चों, बढ़िया अच्छे से ध्यान रखिए इस प्रॉपर इस नोट को। देखो आपने z को iz कर दिया, तो z को iz कर दिया तो क्या हो गया 90, आप कौन सी डायरेक्शन में घूम गए, एंटी क्लॉकवाइज। सर कैसे समझा, आर्ग्यूमेंट देखिए पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो थीटा और ये 90, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको।
आप सबको पता है कि 1,0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 1, इसको आपने i से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो i ये क्या हो जाएगा आयोटा, तो कैसे मिलेगा आपको iz1 कितना आयोटा बन गया सर, तो कितने से 90 से रोटेट किया, ठीक है, 90 से रोटेट किया तो ये हो गया 0,1 है ना। तो इट रोटेट्स व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बाय i, व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई एनी कॉम्प्लेक्स। अब अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर i है, इसको भी हमने और एक बार किया, लेट अस से दिस इज z2, ये z2 है हमारा, इसको भी और एक बार i से मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है। तो i इंटू i हो जाएगा विच इज -1, राइट। तो फिर से 90 पे रोटेट होकर ये -1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर हम 1,0 पे खड़े हैं और हमने i से मल्टीप्लाई कर दिया खुद को, तो हम बन जाएंगे i, मतलब 90 से आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया है। हम फिर से अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बन जाएंगे i² विच इज -1, हम फिर से करेंगे तो विच बिकम्स -i, ठीक है, ओके। और फिर से करेंगे तो हम बन जाएंगे 1। तो आप समझ रहे हैं एग्जाम्पल कैसा है ये, ठीक है। तो आराम से जब भी हम कह रहे हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन बाय i करेंगे तो इट रोटेट्स द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा पहला नोट है सर। तो रिलेशन बिटवीन z एंड आयोटा z, वो दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे ही आपका सेकेंड नोट है ना, रिलेशन बिटवीन z एंड ओमेगा z, ठीक है, रिलेशन बिटवीन z एंड ओमेगा z। चलिए आप ट्राई करें इसको, क्या रिलेशन होगा सर ये। तो z को हमने ले लिया फिर से r e पावर i थीटा, तो ओमेगा z क्या होगा सर, ओमेगा टाइम्स r e पावर i थीटा। ओमेगा आपको याद है यूलर्स में हमने लिखा था क्या था, यस सर ऐसे ही था, ठीक है। r को आपने आगे कर दिया i 2π/3 प्लस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ सर, डायग्राम से बताते हैं, ठीक है। तो अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो कितना रोटेट हुआ इस बार 120 और 2π/3 कितना 2π/3, क्योंकि आर्गुमेंट जो है वो कितना है यहाँ पे 2π/3 लिख देते हैं। सो 2π/3 प्लस थीटा आर्गुमेंट होना चाहिए, तो ये ओमेगा z होगा। तो कहना है से ऑन मल्टीप्लिकेशन विथ ओमेगा, अगेन क्या बोलते हैं हम लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर gets rotated by 2π/3 in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। अगेन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर गेट्स रोटेटेड, ठीक है बेटा। तो बस ये है, ओमेगा से जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा कितने एंगल से आप रोटेट होगे 2π/3, और कौन सी डायरेक्शन में सर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ओमेगा z जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, ओके बच्चों। तो ये हमारा सेकंड नोट था। तो ऐसे आपको ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा, z और ओमेगा z और i z, ठीक है। तो आयोटा मतलब 90 से हुआ रोटेशन और ओमेगा मतलब 120 मतलब 2π/3 से रोटेशन रहेगा, ओके। चलिए लिख लीजिए बच्चों। थर्ड एग्जांपल जेईई मेंस में आया हुआ है ना, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़ा बड़ा दिखता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। देखो आप करके देखते हैं आराम से। A man walks at a distance of 3 units from origin towards northeast direction. From here he walks at a distance of 4 units towards northwest direction to reach point P. Point P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ठीक है। आर्गन्स प्लेन वगैरह तो आपको समझ आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज है, आंसर को देख के भी लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज है, ठीक। चलो जो भी बोला गया ना उसका एक डायग्राम बनाते हैं, उसका पिक्चर बनाते हैं, ठीक। अब पहली बात क्या बोली इसने कि ये ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है 3 यूनिट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो पहले बात बता दीजिए, ये नॉर्थ हुआ, ठीक है, ये ईस्ट हुआ, ये साउथ और ये वेस्ट। ये पहले आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है, कि हम ऐसे ही करने वाले हैं। अब इसके बाद में आपको बोला गया N45E, मतलब कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री है ये एंगल, और कितना मूव किया 3। तो लेट अस से पहुंचा ए पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे। अच्छा अगर मैं कहूँ ए पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, तो कितने लोग मुझे यहाँ पे Z1 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा बता सकते हैं। तो सर Z1 होता है मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 e पावर i थीटा। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है सर Z1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 होगा, बहुत अच्छे। तो Z1 हो गया 3 e पावर i π/4, सर आर्ग्यूमेंट 45 डिग्री, बहुत बढ़िया ना। आर्ग्यूमेंट एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाया 45। तो Z1 डिफाइन किया, मतलब लोकेशन जो है ए का वो मिल गया मुझे, ठीक है। अब इसके बाद बोला गया है ही वॉक्स एट अ डिस्टेंस 4 टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब ये नॉर्थ ईस्ट पे जा रहा था, अब अचानक से इसको नॉर्थ वेस्ट जाना है, तो नॉर्थ वेस्ट जाना है। नॉर्थ वेस्ट का ये डायरेक्शन होगा ना, नॉर्थ वेस्ट। अगर आपको थोड़ा और क्लियरली समझना है तो यहाँ पे भी आप क्या करो, फिर से ये डायरेक्शंस बना लो, ठीक है। तो अब नॉर्थ वेस्ट ऐसा होगा, ठीक है बच्चों। तो नॉर्थ वेस्ट ऐसा होने वाला है। अच्छा ये 45 होगा, और आपको पता है ये भी तो 45 है, तो कहने से ये एंगल 90 बन गया सर, ठीक है। ये एंगल कितना बना 90, बड़े काम की बात होगी हमारे लिए, ये 90 बन गया सर। अब ये 4 यूनिट्स दौड़ा और यहाँ पहुंचा P पॉइंट पे। लेट अस से P पॉइंट पे Z2 बैठा है और हमें वो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है ना। कहानी सबको समझ में आ रही है। A से वो 4 यूनिट्स चल रहा है ना, A से ये 4 यूनिट्स चल रहा है ऐसे, तो आपको ये एंगल 90 मिला है, ओके।
चलो बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ रोटेशन यूज करने वाला हूँ। समझे आप कैसे? सर देख लीजिए, ठीक है, ऐसे रोटेट करा देते हैं। कैसे? इस डायरेक्शन में रोटेट करा दिया, ये वाला डायरेक्शन। तो आप मुझे बताइए आपका टर्मिनल आर्म कौन सा है, फटाफट लगाते हैं। टर्मिनल आर्म कौन सा है आपका? अच्छा, ये सारा अबाउट ए हो रहा है रोटेशन, ठीक है। आप देख रहे हो ना, ये वाला आर्म ऐसे रोटेट हो रहा है। तो टर्मिनल आर्म है सर हमारा कौन सा? पी ए हमारा टर्मिनल आर्म है, ठीक है। इनिशियल आर्म क्या है बेटा? इनिशियल आर्म ओ ए, ठीक है, ओ ए हमारा इनिशियल आर्म है। चलिए यूज कर लेते हैं फिर हम। टर्मिनल आर्म है हमारा Z2 माइनस Z1, तो ये आएगा Z2 बाई Z1 अपॉन इनिशियल आर्म क्या है? 0 है ना, 0 माइनस Z1, ठीक है बेटा, 0 माइनस Z1, ठीक है। कोई बात नहीं है ना, हमने जैसे लिया वैसे, सिर्फ आप समझिए कैसे लिया। इस तरह था टर्मिनल Z2 माइनस Z1 अबाउट Z1 किया है सर मैंने, और ये 0, दिस इज 0 माइनस Z1, ओके, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 0 माइनस Z1 व्हिच इज नथिंग बट Z1 ओनली, ठीक है, इनटू e पावर i। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसा रोटेशन है? क्लॉकवाइज रोटेशन है सर। कैसा है? क्लॉकवाइज। तो यहाँ क्या आना चाहिए? माइनस, है ना, पाई बाई 2, ई पावर आई पाई बाई 2, लेकिन निगेटिव बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज। बस खत्म, हमने ऑलमोस्ट कर लिया बच्चों, बहुत अच्छे। Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1 इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ हुआ विच इज 4, इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ हुआ विच इज 3, मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता। और कितने लोगों को याद है ई पावर माइनस आई बाई 2 सर क्या होता है? माइनस आई होता है, ठीक है, हमें याद है। नहीं याद है तो आप cos प्लस आई साइन ले ले सर। तो अब ये क्या हो गया? Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया, ऊपर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो ये क्या होगा? 4/3 Z1 इंटू आई, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। बहुत अच्छे, बस हमारा आंसर आने ही वाला है। हो गया ऑलमोस्ट, बस आपने एक बार रोटेशन थ्योरम लगा लिया, खत्म ही हो गया क्वेश्चन। तो अब ये हो जाता है Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 4/3। Z1 कितने लोगों को पता है? ये है सर, चलिए लिख लेते हैं फिर, 3ei पाई बाई 4, ठीक है, इंटू आयोटा भी था सर यहाँ पे। ये 3 इस 3 को कट करेगा, यहाँ पे भी लिख देते हैं सर, Z2 माइनस Z1 को हम लिख सकते हैं 3e पावर i पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4i e पावर i पाई बाई 4। ये उधर चला गया तो Z2 निकालना था, 3e टाइम्स i पाई बाई 4 प्लस 4i e पावर i पाई बाई 4। तो Z2 क्या हो गया? 3 प्लस 4i इंटू ई पावर i पाई बाई 4। आप देखोगे यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी ना। बड़े आराम से हम कर सकते हैं। बस सबसे तकलीफ वाली स्टेप जो है ना सर वो यही है, क्या? ये रोटेशन वाला चीज, ठीक है। एक बार फिर से देखिए कैसे निकाला था हमने। ये टर्मिनल आर्म क्या है? पी है, तो वो हो गया Z2 माइनस Z1, न्यूमरेटर बनेगा हमारा। इनिशियल आर्म क्या है? ये, और हम अबाउट Z1 कर रहे हैं, मतलब ये 0 माइनस Z1 लिखोगे आप, इज इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड ई पावर आई, एंगल कितना? 90 बट क्लॉकवाइज, सो माइनस पाई बाई 2, ठीक है। बस उसके बाद तो आराम से इजी था, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमने करना था। मेंस का बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमने किया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो एडवांस में बहुत पहले आया हुआ है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत पहले सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तब पूछा गया है, ओके। आपको ये प्रूव करना है कुछ। अगर अभी के एग्जाम में पूछेंगे तो इसको शो दैट में, मतलब आपको ऑप्शंस में ये सारी चीजें दे देंगे, ठीक है, पी स्क्वायर इक्वल टू और ये सारा दे देंगे। चलो हम ट्राई करें। Z1 Z2 आर रूट्स ऑफ, तो ये इक्वेशन क्या है? Z स्क्वायर प्लस PZ प्लस Q इक्वल टू 0। अच्छा, इसके रूट्स अगर Z1 Z2 है तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि एडिशन ऑफ रूट, सम ऑफ रूट इज माइनस P एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू Q, ठीक है। ये बात तो हमारी क्लियर है ना। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं सर। कैसे आता है ये? माइनस B बाय A एंड C बाय A। बहुत अच्छे। आगे क्या बोला गया? AB रिप्रेजेंट्स दिस, एंगल वगैरह भी दिया है। चलो थोड़ा सा आर्गन स्प्लिट पे ले लेते हैं। OAB दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बोला गया, और ये एंगल अल्फा है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर ये Z1 है और ये Z2 है तो रेडिएशन थ्योरी के हिसाब से क्या हो गया? Z2 बाय Z1 इक्वल टू ई पावर आई अल्फा। सर अब तो मैं बड़े कंफर्टेबली बता सकता हूँ, मतलब जहां जहां Z2 है मैं वहां पे Z1 ई पावर आई अल्फा लिख सकता हूँ, राइट। मैग्नीट्यूड इक्वल है इसलिए पहला केस, राइट, अदरवाइज कुछ और होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल है, OA इक्वल टू OB, मतलब मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2, ठीक है। ये बात हमें दी गई है ना बच्चों। समझे ना कहानी क्या हो रही है? इनके बीच में एंगल अल्फा बोला गया है, ओके, एंगल अल्फा बोला गया है सर, और OA इक्वल टू OB बोला गया है, तो ये बात होगी। चलो बहुत अच्छे। तो Z2 इक्वल टू ये, तो जहां जहां Z2 में ये लिख सकता हूँ। अच्छा, अब मुझे P और Q के टर्म्स में, चलो लेट अस स्टार्ट। सो लेट अस स्टार्ट बाय P स्क्वायर बाय 4Q क्या होता है निकालते हैं। तो P स्क्वायर का मतलब, P का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो P स्क्वायर क्या होगा? Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर माइनस कहां चला गया? स्क्वायर करूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपॉन 4Q डिवाइड बाय 4Q। Q का मतलब क्या हुआ? Z1 Z2, ठीक है। Q का मतलब है Z1 Z2। आई हैव यूज्ड दिस टू रिलेशंस देयर। बस अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो अब जहां जहां Z2 है, जहां जहां Z2 है सर, मैं वहां पे क्या करूंगा? Z1 ई पावर आई अल्फा लिख दूंगा। तो Z1 प्लस Z1 ई पावर आई अल्फा का स्क्वायर हो गया ये।
अगेन 4 z1 और ये हो गया z1 e पावर i अल्फा, ठीक है। यहाँ से z1 कॉमन तो z1 स्क्वायर ऊपर आ गया 1 प्लस e पावर i अल्फा डिवाइड बाय नीचे 4 z1 स्क्वायर e पावर i अल्फा, ठीक है। z1 स्क्वायर को कट कर गया तो यहाँ आ गया ये स्क्वायर है 1 प्लस e पावर i अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब देखो मैं थोड़ी चालाकी करता हूँ, यहाँ पे अल्फा बाय 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। आप समझ रहे क्या कर दिया मैंने, सर ऊपर स्क्वायर है तो मैंने नीचे भी स्क्वायर लाने की कोशिश की है, ठीक। आपने समझा, यहाँ पे अल्फा बाय 2 ऐसा लिखा है मैंने, ठीक है, ओके। अब इससे क्या होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ई पावर आई अल्फा डिवाइड बाय ई पावर आई अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे 1/4 भी है, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये स्टेप समझिए आप। यहाँ पे मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन गया इसका स्क्वायर, ओके। ये स्टेप हमने यहाँ पे दिखाई है, ओके, बहुत अच्छे। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चलो देखिए तो सही। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सर अल्फा बाय 2 में दिख रही है कहानी, मुझे समझ में आ ही रहा है क्या करना है, ओके। चलिए ये पहला चीज अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड करें तो ये क्या होगा 1/4, पहला क्या हो जाएगा 1 बाय ई पावर आई अल्फा बाय 2 प्लस ई पावर आई अल्फा अपॉन ई पावर आई अल्फा बाय 2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/4 ई पावर माइनस आई अल्फा बाय 2 प्लस ई पावर आई अल्फा बाय 2 ऐसे, और इसका स्क्वायर हो जाएगा सर, ठीक है। अब कितने लोग समझते हैं एक दूसरे कॉन्जुगेट है ये, ठीक है। ई पावर आई अल्फा बाय 2 क्या होता है, इट इज नथिंग बट कॉस ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस आई साइन ऑफ अल्फा बाय 2, ठीक है। और माइनस में माइनस होगा तो व्हेन आई ऐड देम तो इट विल बी 1/4 2 टाइम्स cos अल्फा बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट, तो 2 टाइम्स रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट है cos ऑफ अल्फा बाय 2, ठीक। सो thus आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी cos स्क्वायर ऑफ अल्फा बाय 2 एंड हेंस वी प्रूव्ड, यही चाहिए था हमें, ठीक। यहाँ पे रोटेशन थ्योरी कहाँ यूज हुई है, सिर्फ OA इक्वल टू OB जो था ना, समझना पड़ेगा आपको कि OA इक्वल टू OB बोला है सर, एंगल अल्फा बोला है सर, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखते हैं, यूजिंग रोटेशन थ्योरम। अब आपको समझ में आ गया कि रोटेशन थ्योरम का यूज कहाँ पे है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में लिखना, अगर उसके बीच में एंगल पता है हमें, उनके मैग्नीट्यूड्स पता है हमें, ठीक है। तो ये हमने यूज किया एंड सॉल्व द गिवन थिंग, वी प्रूव्ड व्हाट वी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस बार का स्टार क्वेश्चन प्रूव दैट है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ z1 z2 z3 आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन प्रूव दैट z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। मतलब ये ट्रायंगल है ना, ये z1 हुआ, ये z2 हुआ और ये z3 हुआ, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन जो है ना सबसे ज्यादा यूजफुल यहीं पे है ट्रायंगल्स के केस में। ये एंगल कितना होगा सर 60 डिग्री, है ना, ये एंगल कितना होगा सर 60 डिग्री। ट्राई टू मेक यूज ऑफ इट और ये प्रूव करने की कोशिश करो। जितने लोग प्रूव कर सकते हैं, जितनों ने प्रूव कर लिया है, तो प्लीज कमेंट में लिख दिया आई प्रूव्ड, यस, हेंस प्रूव्ड लिख देना, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा कि आपने बराबर से कर लिया है ना। जितने लोगों का ये प्रूव हो जाएगा, राइट, ईमानदारी से वो मुझे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर मैंने प्रूव कर लिया है, ठीक है। चलो, और जितने लोग नहीं कर पाएंगे सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अराउंड ही होगा, ठीक है। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।